हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो हम नीट रिवीजन कर रहे थे ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। तो उसी की सीरीज में लेक्चर 5 जो कि लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस किए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए monkey is descending from the branch of a tree with constant acceleration if the braking strength is 75% of the weight of the monkey. The minimum acceleration with which monkey can slide down without breaking the branch is. जो मंकी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बच्चे देखते ही छोड़ने का मन करता है उनको, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मंकी की जगह ब्लॉक दे दिया जाए तो वही बात है, मंकी और ब्लॉक में क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई स्ट्रिंग है इस तरह से, और यहां पे इस तरह से एक मंकी है। ठीक है, ये मंकी है और यहां पे टेंशन, ठीक है, यहां पे टेंशन कितनी लग रही होगी भाई, टी। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा और वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ ही होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जो टेंशन है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर मैं इसका FBD से mg ये इक्वेशन लिख दूं ma, अब वो एक्सीलरेशन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, एक्सीलरेशन पूछ रहा है, द मिनिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, मैक्सिमम दे रखा है 75% ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब मैं कितना लिख सकता हूं यहां पे, T बराबर 75% ऑफ द वेट, दैट मीन्स 3/4 mg। कितना आ गया ये, mg माइनस 3/4 mg इज इक्वल्स टू ma, और a इज g/4। तो मिनिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना आ गया, g/4 आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, नीट लेवल के बेस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लिए आपने तो कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डीपीपी और करनी पड़ेगी, पेपर देना पड़ेगा। तो डीपीपी मैंने आपको बताया था, नीट के लिए डेली डीपीपी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल। A car having a mass of 1000 kg is moving with a speed of 30 meter per second. Brakes are applied to bring the car to rest if the frictional force between the tires and the road surface is 5000 Newton. The car will comes to rest in. ये क्वेश्चन करवाने का एक ही पर्पस है बेटा। सोचो, ये तो मैंने बोल दिया, यहां पे लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी हम कर रहे हैं। सोचो अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाए तो आप में से जो बहुत सारे बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको क्या समझेंगे, रोटेशनल का प्रॉब्लम समझने लग जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। यहां पे केवल ये दे रखा है कि ब्रेक लगा दिया और कार रुक गई। ठीक है, ब्रेक लगा दिया और कार रुक गई है। नाउ अगर हम देखें, ये कार है, ठीक है, इसका मास है 1000 kg और जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ वो है 5000 न्यूटन। मतलब जो रिटार्डेशन डेवलप हुआ वो कितना होगा, जो रिटार्डेशन डेवलप हुआ वो कितना होगा, फोर्स अपॉन मास। तो 5000 डिवाइड बाई 1000 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन डेवलप हुआ होगा। और ये कार मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कार कितने से मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब वो बोल रहा है कार कितने समय में रेस्ट पर आ जाएगी। तो v बराबर u प्लस 80 अप्लाई करो, v बराबर 0, u बराबर 30 माइनस a
5 इंटू टी, टी बराबर 6 सेकेंड। सिंपल सा आंसर है, कोई रोटेशनल की प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो इस प्रॉब्लम को रोटेशनल का समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। पहली बात तो स्प्रिंग का नाम सुनते ही बच्चे हटाओ, करना ही नहीं है इस क्वेश्चन को। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो तो सही। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ए स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू टॉय कार्ड्स of mass m1 and m2 when the toy cards are released the spring exert equal and opposite average force for the same time on each toy card. If v1 and v2s are the velocities of the toy card then there is no friction between the toy card and the ground. then सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन 90% स्टूडेंट, कम बोल दिया, 95% स्टूडेंट गलत कर देंगे। 100% मैं बोल रहा हूं सही, 95% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को गलत कर देंगे। है बहुत सिंपल, ये स्प्रिंग कंप्रेस है तो इधर फोर्स लगेंगे। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, ये स्प्रिंग इस तरह से कंप्रेस है, जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया ये इधर जाएंगे, फोर्स लगेंगे। इनिशियली मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि स्प्रिंग के कारण जितना फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस वाले ब्लॉक पर एक्सर्ट हो रहा है। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। जब नेट फोर्स सिस्टम पर 0 है तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं आपको, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। नाउ अगर मैं मोमेंटम कंजर्व मानता हूं इसका, तो मान लो इसकी स्पीड v1 है, स्पीड v2 है। ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी स्पीड जो है वो v1 है, इसकी स्पीड जो है वो v2 है, तो मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा मैं। m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, तो यहां से v1 अपॉन v2 कितना आ गया, m2 अपॉन m1 आ गया। अब ध्यान से देखो ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं है, दूसरा ऑप्शन यही आ रहा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन को ध्यान से देखो। मैंने कहा गलत कर देंगे, इसीलिए मैंने ये वर्ड को लिख दिया स्पीड। अब ध्यान से पूछो वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाली डायरेक्शन मस्ट बी नेगेटिव। इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी, हाँ या ना? तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा -m2 अपॉन m1। तो 95% जो स्टूडेंट्स होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे, ठीक है, 100% श्योर। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ना बच्चों, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, और ऑप्शंस बड़े ध्यान से देखना। सेकंड ऑप्शन मिल गया है तो बाई चांस सेकंड ऑप्शन अगर ये जो करेक्ट होता ना, ये पॉजिटिव, ये वाला अगर फर्स्ट ऑप्शन की जगह होता ना तो गलत, बिल्कुल पहला ऑप्शन देखती आंखें चमक जाती, तुरंत सही करो। इसीलिए बोलते हैं बच्चे, क्या आता था लेकिन गलत हो गया, अरे तो होएगा ही, गलत तो होएगा ही ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। लेकिन वास्तव में 2 ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना, ट्रिकी क्वेश्चंस है। A plate of mass m is placed on a horizontal frictionless surface. ये horizontal frictionless surface है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है 2 म्यू mg, मास इज m, कैपिटल M, यहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। ध्यान से पढ़ो, a plate of mass m is placed on a horizontal frictionless surface and a body of mass m is placed on this plate. The coefficient of dynamic friction between this body and the plate is mu. If a force, देखो ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, the coefficient of dynamic friction coefficient, आपको स्टैटिक नहीं दिया हुआ है, डायनेमिक दिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन ट्रिकी है।
लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ट्रिकी है। डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। द फोर्स 2 mu mg is applied to the body of mass m along the horizontal direction. The acceleration of the plate will be. इस प्लेट पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? वो बिल्कुल लग रहा है, दिख रहा नहीं है, दिखाना है। देखो कैसे, ये ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है इसको रोकने की? फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लग जाएगा और वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू स्मॉल mg। ऑफ कोर्स ये बात है 2 mu mg से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये मूव कर गया, ठीक है, ये मूव कर गया ये वाला ब्लॉक। इसका मतलब यहां पे डायनेमिक लगेगा और डायनेमिक ही दे रखा है मुझे। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इस पर अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस पर इस डायरेक्शन में लग जाएगा। देखो अब इसका अगर मैं FBD बनाऊं कैपिटल M मास का, तो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है म्यू mg और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा और A कितना होगा? म्यू mg अपॉन कैपिटल M। दिस इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन बच्चे 10 मिनट लगा देते हैं सोचने में कि ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, अप्लाई करो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स का मेथड। अरे नहीं भाई, कहां बोल रहा है ये? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो आंसर लाने के लिए, ठीक है ना? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव। ऐसे क्वेश्चंस जो आप गलत कर दोगे नीट की एग्जाम में अगर आपको आता है तो भी। दैट इज द रीजन ये सीरीज पूरी देखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप की प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में कल भी की थी और अब भी वापस कर रहे हैं क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बच्चा फंसता है। The rate of mass of the gas emitted from the rear of the rocket initially at the rate of 0.1 kg per second. If the speed of the gas relative to the rocket v is 50 meter per second, this is relative to rocket, ठीक है, ये वर्ड दे रखा है। The mass of the rocket is mass m 2 kg. Then what is the acceleration? तो फोर्स को मैं कैसे लिखता हूं? m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। ये जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, ये वेलोसिटी रिलेटिव टू रॉकेट ही होती है। कभी भी इसको वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मत ले लेना, रिलेटिव टू रॉकेट। ये जो वेलोसिटी होती है फॉर्मूला तो सब जानते हैं, लेकिन फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं वो गलत कर दोगे बच्चों, गलत कर दोगे। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी रिलेटिव टू रॉकेट ही होती है। नाउ कांस्टेंट स्पीड से बाहर निकल रही है 0। फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल M मास इंटू एक्सेलरेशन इज v dm अपॉन dt। तो आंसर लिख दो, कितना आ गया? कैपिटल M इज 2 kg, A इज v इज 50 0.1, A बराबर कितना हो गया? 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया? सी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ए प्लैंक विद ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेज 30 डिग्री, ठीक है। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, बॉक्स रखा हुआ है, एक प्लेन को पकड़ के ऐसे उठा रहे हैं। तो जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री होता है बॉक्स नीचे फिसलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ऑफकोर्स सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कहां से? जहां पर वो स्लिप होना शुरू हुआ होगा।
और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वो आपको हिंट दे रहा है 4 मीटर चलता है 4 सेकंड में। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात करते हैं। देखो ध्यान से, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। वो बोल रहा है जैसे ही 30 डिग्री कर देते हैं एंगल को, ये फिसलना शुरू कर देता है। इसका मतलब 30 डिग्री से जस्ट पहले इसको कौन रोक रखा था? फ्रिक्शनल फोर्स। इस तरफ तो mg sin थीटा लग रहा था और इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स म्यू mg cos थीटा अप्लाई हो रहा था। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना आ गया भाई? म्यू mg cos थीटा इज mg sin थीटा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को जब मैंने बराबर कर दिया mg sin थीटा के, तो mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू आ गई tan थीटा। और tan थीटा कितना होता है? tan 30 डिग्री। दैट मीन्स 1/√3। लेकिन आंसर जो दे रखा है ना वो ऐसे नहीं दे रखा। अब बच्चे यहाँ पे भी परेशान हो जाएंगे। तो यार निकाल लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करोगे ना। ये 0.6 समथिंग होता है, 0.59। ठीक है, ये हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 0.6। नेक्स्ट इसी प्रकार अब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहा हूं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए जैसे ये फिसल रहा है, ठीक है, अब फ्रिक्शन कम हो गया, mg sin थीटा ज्यादा हो गया, इसका मतलब एक्सिलरेशन डेवलप हो गया। और वो एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी है? ये इस तरफ लग रहा है फोर्स mg sin थीटा और इस तरफ लग रहा है फोर्स म्यू mg cos थीटा। तो एक्सिलरेशन इस तरफ नेट फोर्स अपॉन मास, तो ये आ गया g sin 30 माइनस म्यू जी cos 30। अब वो कितना चल रहा है बेटा? वो बोल रहा है कि 4 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस चल जाता है। तो यहां से यहां पे 4 मीटर। इनिशियली स्टार्ट तो रेस्ट से ही हुआ है। s बराबर ut प्लस हाफ at² अप्लाई कर दो, ut तो हो गया 0। s 4 मीटर स्टार्ट किया, हाफ a की वैल्यू कितनी आ गई? g कॉमन आ गया, sin 30 माइनस म्यू cos 30 इंटू t² दैट इज 16। तो ये 8 इंटू 2, ये 10, 20, 1/20 इज इक्वल्स टू sin 30 1/2 माइनस म्यू √3/2। ये हो गया 0.05, ये हो गया 0.5 माइनस म्यू √3/2। तो म्यू √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 माइनस 0.05 कितना हो गया? 0.45। दैट मीन्स म्यू इज 0.9/√3। अभी 1/√3 निकाला था, 0.6 आया था, तो 0.9 थोड़ा सा कम, 0.5। एक यही ऑप्शन करेक्ट है यहां पे, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको आप चाहे तो विद इन ए सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 4 blocks of same mass connected by cords are pulled by a force F। इक्वल मास है, ठीक है, 4 ब्लॉक्स हैं, ये F लग रहा है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। तो बोल रहा है कि फाइंड द टेंशन T1, T2 एंड T3 विल बी। जब भी कभी मुझे इस तरह से इक्वल मास डिवाइड मिल जाते हैं ना, तो मैं क्या करता हूं, इस फोर्स को, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है यहां पे, जब भी इस तरह से 4 या 5 या कितने भी इक्वल मास मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को डिवाइड कर दूंगा उतने नंबर ऑफ मासेस से। जैसे 4 मास है तो मैंने किया, फोर्स को डिवाइड कर दिया 4 से, F/4 आ गया। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? ग्रेजुअली। यहां पे टेंशन निकालने के लिए F में से F/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे निकालने के लिए F/4 वापस से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे निकालने के लिए वापस से F/4 सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर आ गया। देखो F माइनस F/4, दिस इज 3F/4, दिस इज F/2 एंड दिस इज F/4। ये ट्रिक है, ध्यान रखें, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और फिर भी आपकी इच्छा नहीं है ट्रिक से सॉल्व करने की, तो हम वैसे भी कर देंगे।
ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहो तो वैसे भी देख लो, लेकिन वैसे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन कितना आ गया, इस पूरे को हमने एक साथ बांध दिया, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, ध्यान से देखो, F/4m। नाउ इसको T1 को निकाला मैंने, तो T1 को निकालने के लिए ये वाला ब्लॉक ले लिया। देखो ध्यान से, इधर F लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, और इधर एक्सीलरेशन A है। तो कितना आ गया बेटा, F माइनस T1 बराबर m इंटू A। दैट मीन्स T1 इज इक्वल्स टू F माइनस एम ए। यही तो किया था मैंने, F माइनस एम F/4m। F/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 3F/4। अब सोचो, एक टेंशन आई है, अभी तो 3 और बाकी है, तो कौन सा बढ़िया लगा? ट्रिक, ऑफ कोर्स सी बात है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है। ध्यान रखें, जब भी इस तरह से हमारे पास इक्वल मासेज आ जाए तो हम हमेशा क्या करेंगे, इक्वल मासेस को डिवाइड कर देंगे जितने भी मास हैं, और उतना सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे इस फोर्स में से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा लगा लो, कुछ भी लगाओ लेकिन लगा लो इसको। ए बॉडी ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The force by the surface on the body is F. Then सबसे पहले ये वाली कोई बॉडी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, मास m है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गई n, नीचे mg आ गया। नेक्स्ट इधर फ्रिक्शन, अब इधर वो फोर्स लगा रहा है, अब वो फोर्स लगा रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया म्यू एम जी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया अपने पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वो बोल रहा है, ध्यान से सुनो, द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी इज एफ। क्या बोल रहा है, फोर्स बाय द सरफेस। अब बच्चे कई बार क्या बोल देते हैं, फोर्स बाय द सरफेस तो एन ही होता है, मतलब एम जी। ऑप्शन अवेलेबल है, ये सोचते हैं बच्चे फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोर्स बाय द सरफेस, फोर्स बाय द सरफेस, इसका मतलब होता है नेट रिएक्शन फोर्स, और नेट रिएक्शन फोर्स आर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या हो गए, एक तो हो गया एफ और एक हो गया एन, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नाउ अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा है कि लेस देन ग्रेटर देन, ये क्या होगा, देखो पहला एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की, ये कोई फोर्स एफ डैश, एफ की जो वैल्यू होगी नेट कॉन्टैक्ट फोर्स की मिनिमम, आर मिनिमम मतलब एफ मिनिमम, ये कितना होगा बेटा, एफ मिनिमम मतलब ये कोई फोर्स ही ना लगाए, पर्सन कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0 होगा। अगर मैं क्या बोलूं, इफ एफ डैश 0 देन फ्रिक्शन विल बी 0। तो जब फ्रिक्शन 0 होगा तो ही तो ये मिनिमम आएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, एन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी, एन मतलब कितना बचा, एन मतलब एम जी के बराबर। इसी प्रकार आर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो फोर्स है वो एफ मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा। एफ मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन,
मतलब वो पूरे लिमिटिंग फोर्स से खींच रहा है, तो फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये और ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ये भी मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम निकाल लो, कितना आ गया, एन स्क्वायर म्यू एम जी स्क्वायर प्लस म्यू एम जी स्क्वायर, ये आ गया एम जी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया एफ ज्यादा है किससे, mg से, तो पर कम है किससे, mg 1 प्लस म्यू स्क्वायर से। ये करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चंस में। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल। नीट की एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, केवल उन लाइनों पर बेस्ड होते हैं एनसीईआरटी। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशंस ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस डज नॉट इन्वॉल्व फोर्स। फर्स्ट ऑप्शन एक्सिलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। एक्सिलरेशन कहां से आता है, एक्सटर्नल फोर्स होगा तभी तो एक्सिलरेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक्सिलरेशन कब आएगा, जब कोई फोर्स अप्लाई होगा तब। फोर्स नहीं होगा तो एक्सिलरेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, रिटार्डेड मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। अगेन रिटार्डेशन कब आता है, जब फोर्स होगा। मोशन विथ कांस्टेंट मोमेंटम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट मोमेंटम। सेकेंड लॉ, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स आता है। अगर मोमेंटम ही कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट मोमेंटम की जो इक्वेशन होती है वो नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 100% में से 99.9% बच्चा गलत करके आएगा। देखो ध्यान से ऑप्शन से, अभी बताता हूं। देखो, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of table. From its other end, another block B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. Find the tension in the string. Now, अब देखो ऑप्शंस देख लो ध्यान से, अभी निकाल देते हैं। देखो ये सिस्टम ऐसे बोल रहा है, एक ब्लॉक ये है m1 मास का, दूसरा ब्लॉक ये है m2 मास का। 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक्स है अपने पास, m1 और m2 मास का। m1 मास रेस्ट कर रहा है और यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू k है। फाइंड द टेंशन T1, दिस इज T2। अब ऑफकोर्स सी बात है, यहां पे ये अगर a एक्सिलरेशन से मूव कर रहा होगा तो इसका भी एक्सिलरेशन a ही होगा। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, यहां पे m2g, ये फिसल रहा है, इसका मतलब इधर फ्रिक्शन लग जाएगा, म्यू k m1g। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे इक्वेशन, मैं लिख सकता हूं T1 माइनस म्यू k m1g, या T1 T2 थोड़ी होगी, टेंशन तो सेम होगी ना, सेम स्ट्रिंग है इसलिए, बराबर m1 इंटू a। ठीक है, और इसके लिए m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। तो यहां से एक्सिलरेशन कितना आ गया, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करते ही एक्सिलरेशन m2 माइनस म्यू k m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर दिया और गलत हो गया। जैसे ये आपका ये सॉल्व हुआ, आप फर्स्ट ऑप्शन कैलकुलेट कर लोगे, फर्स्ट ऑप्शन लगा दोगे, गलत हो जाएगा। पेपर दे के आओगे, आंसर की चेक करोगे और सबसे पहले अपना माथा पकड़ोगे,
अरे यार क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो, वो टेंशन पूछ रहा है, एक्सीलरेशन नहीं पूछ रहा। यहां पे रख दो, आंसर आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू देखो, m2g माइनस m2a, ए की वैल्यू ये रही अपने पास, m2 माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2 इज टेंशन। एलसीएम ले लिया, g को तो रख दो एक जगह, और इधर से एक m2 को भी रख दो एक जगह, m2g कॉमन आ गया, ये देखो m2 और g, इधर तो आ गया पूरा का पूरा m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस म्यू के m1 अपॉन m1 प्लस m2 इज टेंशन t। नाउ t की वैल्यू कितनी हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, m2g, m1 भी बाहर ले लेता हूं, तो m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ गया। तो आपको टेंशन निकालना है बेटा, और इसमें भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपने पुली सिस्टम पढ़ा होगा एक, m1 एंड m2, यहां पे टेंशन निकालनी होती है, तो टेंशन कितनी आती है 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इसके जैसा कोई आंसर देखो ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, इसके जैसा कोई आंसर देखो ऑप्शन में अवेलेबल है क्या, ओनली सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन अवेलेबल है, ओनली सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन अवेलेबल है। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन, बिकॉज यहां पे ध्यान से देखोगे आप लोग तो m2g और ये दोनों फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, साथ साथ होते तो आती अपने पास थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 किया। टोटल लॉज ऑफ मोशन में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए, इन 20 क्वेश्चंस में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। बात समझ में आई? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो आते ही पता चल जाए। बात समझ में आ रही है ना? अरे ठीक है, अरे आया ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।